हेलो गाइस, वेलकम टू RSA राइजिंग स्टार्स एकेडमी। और कल ही हमने बात की थी ग्लैंड्स की, डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी मेजर टाइप्स की। तो उसमें हमने सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियास तीनों के बारे में बात कर ली। तो आज हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि यार हमने अभी तक जो पढ़ा है, माउथ से लेके रेक्टम तक का सीन, कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या, कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से टाइप की कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं। तो आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे उसके बारे में पूरा। तो हमें पता है जैसे कि, एक मिनट मैं जस्ट निकालता हूँ, ये निकालता हूँ। ठीक है, देखो स्टमक से पहले की बात करते हैं। स्टमक से पहले हमने ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था। तो ये हमारा ईसोफेगस आपको दिख रहा है अभी सामने जो, ठीक है, इसकी बात हमने कर ली थी। अब ईसोफेगस जो है, पूरा जो ऊपर माउथ से फूड आया ईसोफेगस के थ्रू, और कहाँ घुसा, स्टमक के अंदर। तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड थी, उसकी हमने कल ही बात की है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या कुछ है। तो आई बटन में आपको मैं वो कैप्शन दे दूंगा, तो यू कैन वॉच द वीडियो। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड जो था वो तीन टाइप का था। एक तो चिक्स में, बिलो द टंग एंड लोअर जा। ठीक है, इन तीनों की बात कर ली हमने। उसके बाद हम बोलते हैं कि यार माउथ में जो सलाइवा है उसके पास कोई एंजाइम है क्या, सलाइवा के पास कोई एंजाइम है क्या। तो कल एंजाइम भी बताया गया था। कौन सा एंजाइम था? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, इसकी भी बात हमने कर ली। उसके बाद हम बोलते हैं कि ईसोफेगस के थ्रू कौन सी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, बताओ जरा, कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। इनके थ्रू फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच गया। अब यहाँ पे इसके पास एक स्फिंक्टर है, तो ये गार्ड करेगा इस फूड की एंट्री को, कि ये कितना अमाउंट में और फिक्स प्रोपोर्शन में यहाँ से स्टमक के अंदर जाना चाहिए, ताकि HCl जो है, जो स्टमक के अंदर रिलीज हो रहा है, वो उस पर अच्छे से क्या कर सके, एक्ट कर सके। ठीक है, फिर हमने स्टमक की बात की। अब स्टमक जो है, इसके अंदर जो फूड आता है उसको ये 4 से 5 घंटे तक रखता है अपने अंदर, और जो फूड है वो मिक्स हो जाता है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके अंदर कौन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है स्टमक की वॉल्स के अंदर, जो कि क्या रिलीज करती हैं, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, उस गैस्ट्रिक जूस की वजह से स्टमक जो है चर्निंग मूवमेंट और सारा मिक्सअप करके उसको 4-5 घंटे तक अंदर ही रखता है स्टोर करके। उसके बाद हमने बोला कि जो फूड माउथ में था उसको तो हमने बोला था बोलस। अब वो बोलस जब ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर हो गया और उस पर HCl ने एक्ट कर लिया, अब यहाँ से जो ये फूड है इसको हमने क्या बोला था, काइम बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसको हम? काइम। अब इसके बाद हमने कहा कि यार एक प्रोएंजाइम होता है यहाँ पे, पेप्सिनोजन, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन के अंदर। तो पेप्सिन क्या था? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम था स्टमक का। और पेप्सिन का काम क्या था, बताओ जरा? ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को किस में, पेप्टाइड्स में और प्रोटियोसिस में। याद रखो यार, द म्यूकस। इसके बाद म्यूकस बता दो, नेक्स्ट स्लाइड में ही है आई थिंक। हाँ, ये देखो HCl, म्यूकस और पेप्सिन, बता दो जरा। ठीक है, हम वापिस आते हैं। अब म्यूकस क्या करेगा जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर है? अरे यार, एक अच्छा सा वर्ड बताया था कल, ल्यूब्रिकेशन। याद रखो इसको ना, ल्यूब्रिकेशन करेगा कि यार जो भी खाना है उसको अच्छे से ल्यूब्रिकेट कर देगा, ताकि उसका इजी पासेज हो सके। अब प्रोटेक्शन भी करता है म्यूकस कुछ स्टमक की वाल के लिए।
क्या प्रोटेक्शन करता है बताओ जरा। यस, ये मिकोसा को प्रोटेक्ट करता है, और अच्छे से बोलें तो मिकोजल एपिथीलियम को ये प्रोटेक्ट करता है। मैंने क्या कहा, मिकोजल एपिथीलियम। मिकोजल एपिथीलियम को ये क्या करेगा, अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा HCl की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है, किसके लिए, कोई एंजाइम के लिए करवाता है, बताओ जरा। पेप्सिन एंजाइम, ठीक है, पेप्सिन को ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक के अंदर एक एंजाइम होता है, बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही फेमस एंजाइम है वो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसको हम लिख लेते हैं आई थिंक। चलो यहाँ लिखते हैं इसको, ठीक है। स्टमक के अंदर हमने बोला एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, रेनिन, RENIN, डबल NIN, ठीक है, RENNIN, रेनिन। इसको याद रखना, RENIN वो अलग है, वो जब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। अब रेनिन जो है एक तरह का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये भी पेप्सिन की तरह, ठीक है। तो हमने बोला कि ये एक प्रोटियोलिटिक क्या है, एंजाइम है, ठीक है जी। और बताओ इसके बारे में कुछ, कहाँ मिलता है ये। सर ऑब्वियस सी बात है, स्टमक में बोल रहे हो तो गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा आई थिंक। हाँ, यू थिंक गुड, मतलब ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की बात कर ली हमने कि किसके गैस्ट्रिक जूस में, लेकिन हाँ ये है, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, किसके गैस्ट्रिक जूस में बताओ जरा, लिख दो सर आप, है ना। ये लो, इन्फेंट्स की, इन्फेंट्स बोले तो नवजात शिशु, क्या बात, ठीक है। तो हमने बोला कि इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेनिन, और ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाता है एक्चुअली, कि बच्चा जो है वो 1 साल तक लगभग मम्मी का दूध पिएगा, तो ओनली जो मिल्क है, अब उसको डाइजेस्ट भी तो करवाना है ना, मतलब ठीक है जी, उसको डाइजेस्ट करवाना है। डाइजेस्ट करवाने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होना चाहिए, रेनिन एंजाइम। तो ये वैसे हमारा जो मिल्क है उसको ये डाइजेस्ट नहीं करता है, ये बस बच्चों के लिए है, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट इसकी प्रेजेंट होती है, वैसे तो थोड़ा सा जब बच्चा मतलब 1 साल से ऊपर होने लगता है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। तो हम कॉमनली बात करेंगे कि लगभग 1 साल की उम्र तक, 1.5-2 साल की उम्र तक ये रेनिन एंजाइम उसके अंदर रहेगा और मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कि लाइपेज क्या होता है। लाइपेज क्या होता है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या वो लाइपेज भी निकालती हैं क्या, तो हम बोलेंगे थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है लाइपेज भी निकालती है, ठीक है ना। ठीक है, ये भी बात कर ली हमने। इसके बाद में हम कह रहे हैं कि यार अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स जो हैं, जो हमारी वो मस्कुलरिस लेयर पड़ी थी ना हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो मतलब कुछ मूवमेंट जो हैं वो जनरेट करती हैं, और ये जो मूवमेंट्स हैं ये उस फूड को एकदम मिक्सअप करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और मिक्सअप किसके साथ, कि इंटेस्टाइन के अंदर घुसा है अगर फूड, तो इंटेस्टाइन की सिक्रीशन जो हैं, ठीक है, और उसके अंदर बाहर से आने वाली सिक्रीशन जो हैं उनके साथ, जैसे कि हमारा बाइल हो गया, पेनक्रिटिक जूस हो गया, और हमारा इंटेस्टाइन का खुद इंटेस्टाइनल जूस हो गया। ये कुछ सिक्रीशंस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होती है, ठीक है। तो अब जो बाइल हमने कल पढ़ा था और
उससे पैनक्रियाज से आने वाला पैनक्रियाटिक जूस जो पड़ा था, ये सब एक्ट करेगा यहाँ पे आके, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जो है, जो कि रिलीज हुए हैं कहाँ से, बाइल तो कहाँ से, लीवर से, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से। अब लीवर से जो डक्ट आई दो, फिर वो कॉमनली किसके साथ अटैच हो गई थी, सिस्टिक डक्ट के साथ, कॉमन हिपैटिक डक्ट बन गई। उसके बाद में वो कॉमन हिपैटिक डक्ट नीचे तक आई, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलके उसने कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बना ली। फिर वहाँ से कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जब बन जाएगी तो एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होगा वहाँ पे, वो उसके पासेज को अलाउ करेगा कि हाँ अब तुम सिक्रीट हो जाओ अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, अब जो पैनक्रियाटिक जूस है उसमें क्या था, इनएक्टिव एंजाइम्स थे कुछ, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, ये हमने कल बात की थी। इनमें से जो ट्रिप्सिनोजन है वो एक्टिवेट होता है एक एंजाइम से, उसकी बात हमने की, एंटेरोकाइनेज नाम है उसका। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम से ये एक्टिवेट होता है, और ये सिक्रीट कौन करता है इसको, एंटेरोकाइनेज को, यस यस, नहीं बताओगे, पता है मुझे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है ना। और इसको कन्वर्ट कर देगी किसके अंदर, ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। ये बात हमने कर ली कि ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन के अंदर ये अब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यार ये जो बाइल है ये क्या करता है, और ये जो ट्रिप्सिन अब एक्टिवेट हो गया ये क्या करेगा। तो ट्रिप्सिन की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रिप्सिन जो है एक्टिवेट करेगा दूसरे एंजाइम्स को, ठीक है, जो एंजाइम और हैं उनको एक्टिवेट करेगा जो इनएक्टिव स्टेट में पड़े हैं पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। और ये जो हमारा बाइल है, अब इसकी बात करो जरा, कि बाइल जो है जो लीवर से रिलीज होके और उसके साथ मिलके 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 कहाँ तक आया है, ड्यूडेनम तक आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आया है। इसके पास बाइल पिगमेंट है, हमने कल बात की थी, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बाइल सोल्ट है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और जैसे इसके पास बाइल सोल्ट हो ही गए, ठीक है, और कुछ रहा क्या, फॉस्फोलिपिड भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, फॉस्फोलिपिड भी हैं। लेकिन क्या नहीं है बताओ, हाँ सर रिवाइज नहीं किया हमने, तो कल क्वेश्चन बना के बताया था कि एंजाइम नहीं होगा, लेकिन ठीक है, तो एंजाइम नहीं है, बाकी क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड भी है, और बाइल सोल्ट और बाइल पिगमेंट भी है, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा कि बाइल जो है हमारी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प कर रहा था, तो यानी कि इमल्सिफिकेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैट कर रहा था कुछ छोटे छोटे मिसल्स में, ठीक है, छोटे छोटे मिसल्स में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में मान लो तुम, ठीक है। अब उसके बाद देखो बाइल का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि ये बाइल जो है जो रिलीज हुआ लीवर से और यहाँ तक पहुंचा ड्यूडेनम तक, ये एक और काम करता है, किसी को एक्टिवेट करता है। कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, किसको एक्टिवेट करेगा, लाइपेज को, और लाइपेज रिजल्ट में क्या देगा, फैट का ब्रेकडाउन करेगा, फैट का क्या करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। तो ये बात भी अच्छे से याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि यार इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो थी उसके पास हमने बोला था गोबलेट सेल हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे थे, और जो सिक्रीशन म्यूकोसा से और म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर सेल्स के साथ वहाँ से आ रही थी, उस सिक्रीशन के अंदर गोबलेट सेल जो हैं इंटेस्टाइनल जूस को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो वो जो हमने इंटेस्टाइनल जूस पढ़ा था, तो उसको हम एक तरह से सक्कस एंटेरिकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे, हम आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सब चीज़ें बात कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस को हमने बोला, क्या कह सकते हैं हम इसको, अभी तो बताया, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे कि ये जो एंजाइम रखता है अपने साथ, ये जो जूस है, ये जो भी एंजाइम रखता है उनमें इंक्लूड हैं हमारे डाइसेक्राइड कुछ, तो कुछ डाईपेप्टाइडेजेस भी हैं, कुछ लाइपेजेस भी हैं, और कुछ न्यूक्लियोसाइडेजेस भी हैं,
तो इन सब की बात हमने कर ली थी। अब जो म्यूकस था वो बाइकार्बोनेट के साथ में पैनक्रियाज से प्रोटेक्ट करता है हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को। ये हमने बताया था नहीं बताया था उस टाइम, चलो ठीक है जो भी है। तुम याद रखो कि म्यूकोसा जो है वो बाइकार्बोनेट के साथ पैनक्रियाज से प्रोटेक्ट करेगा किसको, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, एसिड से भी, और उसको खुद को मतलब क्या प्रोवाइड करवाएगा, एल्कलाइन मीडियम। और एल्कलाइन मीडियम यानी कि लगभग पीएच 7 से ऊपर, ठीक है ना, 7 से ऊपर होगी। फिर ठीक है, हमने कहा कि भाई एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ वगैरह सब हो जाएंगी, ऑप्टिमम पीएच मिल गई, सब काम हो गया। अब हमने कहा सब म्यूकोजल ग्लैंड्स है कुछ, जिनको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं जिनको हम, ब्रूनर्स ग्लैंड। सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हैं कुछ, जिनको हमने बोला ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं ये क्या करती हैं, ये भी उस पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है हमारी, ठीक है। जो हमने ऑप्टिमम पीएच बोली है जो 7.8 के आसपास लगभग हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली अच्छे से। तो ये सारे की पॉइंट्स आप एक बार वीडियो रोक रोक के सारे लिख सकते हैं जो हमने ओरली बात की है। वैसे तो हमने सारे नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लिए थे, कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हम ऐसे छोड़ देते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा हैं, कुछ बाद में बताया जाएगा, तो वो हम इंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो में। अब हमने बोला कि यार प्रोटीन जो हैं और जो पेप्टोन्स हैं यानी पेप्टाइड वगैरह, ये सब जो हैं काइम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर तो पहुंच गए। अब वहाँ पे जाके उस पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम लगता है और उसको बदल देता है। तो वो एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन, अभी बात की थी हमने। उसको किस में बदल देगा, डाइपेप्टाइड में बदल देगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि जो काइम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है उस पे अगर पैनक्रियाटिक अमाइलेज लग जाए तो क्या होगा, बताओ जरा क्या होगा। हाँ हम क्यों बताएं, है ना, देख लो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं हम। कि जब मैंने बोला कि हमारे जो प्रोटीन्स वगैरह हैं उन पे जब ट्रिप्सिन लगता है तो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, डाइपेप्टाइड्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा, डाइपेप्टाइड में। फिर हमने बोला कि यार अब पॉलीसेकेराइड तो, ये लो जी पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, एक तरह से तुम स्टार्च ही मान लो ना, ठीक है। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है अगर इस पे पैनक्रियाटिक जूस लग जाए, क्या लग जाए, पैनक्रियाटिक जूस लग जाए, तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये बोलेंगे हम कि डाइसेक्राइड में, ठीक है ना, सिंपल में थोड़ा, ठीक है जी। डाइसेक्राइड्स की बात कर ली हमने। तीसरा हम बात करेंगे कि हम बोल रहे थे फैट्स वगैरह का, तो उसका क्या सीन है, फैट पे कौन एक्ट, हाँ बिल्कुल सही है, लाइपेजेस। फैट पे कौन एक्ट करेगा, लाइपेज एंजाइम, और उसको कन्वर्ट किस में कर देगा वो, डाई या फिर मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो डाई से मोनो, ग्लिसराइड भी इंक्लूड कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और एक न्यूक्लियस पढ़ा था यार हमने, उसका कुछ बताओ जरा, न्यूक्लियस के लिए क्या करेंगे। तो न्यूक्लियस के लिए ये याद रखना कि न्यूक्लिक एसिड जो है उस पे जब न्यूक्लियस लगता है तो पहले, सबसे पहले तो वो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, उसके बाद में न्यूक्लियोसाइड्स के अंदर कन्वर्ट होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। अब थोरोली हम एक बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि यार डाईपेप्टाइड जो है हमारे, चलो इसको भी थोड़ा सा मेंशन करते हैं कि डाईपेप्टाइड, ये यहाँ पे हमने जो बोला था कि इनका ब्रेकडाउन वगैरह सब कर देगा। तो अब ये जो डाईपेप्टाइड हैं इन पे कौन सा एंजाइम लगे कि ये कन्वर्ट हो जाए हमारे कुछ और के अंदर। अब वो कुछ और क्या होगा, मैं एंजाइम लिखता हूं, सोचो जरा।
डाईपेप्टाइजेज, डाईपेप्टाइडेजेस, जल्दी बताओ किसमें कन्वर्ट, अमीनो एसिड सर, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में हम बोलेंगे कि जो माल्टोज हैं, ये कॉमन कुछ शुगर्स आएंगी अब, ठीक है, उसकी बात कर लूँ अगर मैं, कि माल्टोज जो है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 ग्लूकोज के अंदर, और माल्टेज एंजाइम लगेगा। कौन सा एंजाइम लगेगा, माल्टेज एंजाइम। उसके बाद मैंने कहा कि मान लो लैक्टोज है, उसको कन्वर्ट करो, तो लैक्टोज के लिए क्या बोलोगे सर, लैक्टेज एंजाइम लग जाएगा और ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज प्लस क्या बन जाएगा, ग्लैक्टोज। तो चलो इसको भी लिख ही लेते हैं, तुम्हें याद नहीं रहेगा ना फिर। जो माल्टोज है हमारी, इसको कन्वर्ट होना है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एंजाइम कौन सा, माल्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है यहाँ पे, माल्टेज एंजाइम। अब मैंने बोला कि लैक्टोज है अगर, तो लैक्टोज शुगर है, तो लैक्टोज है तो सर लैक्टेज ले लो। कौन सा एंजाइम ले लेंगे, लैक्टेज एंजाइम ले लेंगे। और लैक्टेज एंजाइम आएगा तो ग्लूकोज प्लस, हमने अभी बोला ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। उसके बाद में हम मैं बोलूँ सॉरी मीम मत बना देना तुम, है ना। तो मैंने कहा कि सुक्रोज जो है वो आए अगर, तो कौन सा एंजाइम लगाऊं, तो सर सुक्रेज लगा दो, और तो क्या, सुक्रेज एंजाइम लगा दूं क्या। ठीक है जी। अब मैंने कहा ग्लूकोज, उसके साथ साथ कौन है, फ्रक्टोज, तो लो जी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और न्यूक्लियोटाइड वगैरह की हमने बात कर ली। अब देखो, जो फैट से वो जो डाई और मोनोग्लिसराइड बने थे ना, मतलब वो उन पे अगर लाइपेज एक्ट करता है तो किस में कन्वर्ट होंगे, हमने बात की हुई है पहले भी। जल्दी बोल दो, अभी भी बोल दो, एक और बचा है, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, अब तो रहने दो। तो मैंने कहा कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, तो ये सब हमने बात कर ली थी। तो इस वीडियो में बस हम उसका पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं अच्छे से, ताकि तुम्हारा रिवाइज हो जाए और तुम्हें अच्छे से याद रहे। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो ब्रेकडाउन होता है कुछ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स का, जो अभी ऊपर ऊपर हमने बात की है इन सब की, ये कहाँ पे होगा, मतलब बताओ जरा, ये सब कहाँ पे होगा सर, ड्यूडेनम के अंदर। किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, ड्यूडेनम कहाँ है, अरे सर ये तो पता ही है हमें, तो भाई पता है तो बताओ ना, इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन। तो ये चीज याद रखना अच्छे से, ठीक है। द सिंपल सब्सटेंसेस thus formed are absorbed in the jejunum and ileum regions of the small intestine। ठीक है, ये भी सही बात है कि जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो अब एब्जॉर्ब हो जाएंगे जेजुनम और इलियम के अंदर, और जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस रह जाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। दैट्स ओके, वो भी हमने बात कर ली। उसके बाद में हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या कुछ एक्टिविटी होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जब एक्टिविटी देखूंगा तो क्या कहूँगा, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन बता सकते हो क्या, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन बता सकते हो क्या, नहीं, हाँ बड़ा बड़ा लिख दो कैपिटल, नहीं सर नहीं बता सकते। चलो देखो, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा था, थोड़ा विजिबल कम है ये। रेड वाला देते हैं ना। लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लूँ अगर मैं, कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो जल्दी से मुझे इसका फंक्शन बताओ। पहला फंक्शन क्या होगा इसका, कि ये वाटर को
मिनरल्स को और कुछ ड्रग्स भी, ठीक है। ड्रग्स से याद आया, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब एब्जॉर्प्शन वाली, ये भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो पहले इसको थोड़ा सा, इस ओवरव्यू को कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेंगे माउथ वगैरह सब चीज़ों की, ठीक है, ठीक है। अब देखो कि मैंने कहा यहाँ पे वाटर का, मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जो म्यूकस यहाँ पे सिक्रेट होता है वो क्या करता है, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर बार थोड़ी कोई वो प्रोटेक्ट करेगा और यही करेगा बस बेचारा, ठीक है। यहाँ पे जो म्यूकस सिक्रीट हुआ है, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से कुछ आया है, वो क्या करेगा आपकी बार, जो वेस्टेज है ना यहाँ पे, जो अनडाइजेस्टेड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड जो पार्टिकल्स हैं, कुछ भी वेस्टेज हैं, उसको अधीयर करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, अधीयर करेगा और एक साथ कर देगा, मतलब एक साथ को हम बोल सकते हैं टुगेदर किया। उसके बाद में सर, उसके बाद में क्या करेगा, ल्यूब्रिकेट करेगा, ठीक है, ये भी कर दिया मान लो। अब ल्यूब्रिकेट करने के बाद में क्या होगा, तो सर ल्यूब्रिकेट करने के बाद में तो इजी पासेज हो जाएगा ना, वेरी गुड, सर की बातें याद तो है तुम्हें, ठीक है। इजी पासेज की बात कर ली कि इजी पासेज हो जाएगा और अच्छे से वो बाहर निकल पाएगा। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस, जिनको हम एक तरह से फीसिस कहते हैं, ठीक है ना, तो ये लो जी फीसिस, इनको हमने कहा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस। तो ये एंटर करता है जब सिकम के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट में, तो वहां पे एक वाल्व होती है, उस वाल्व का नाम बता सकते हो क्या, सब बताया हुआ है, सब बताया हुआ है भैया, नहीं अगर तुमने पढ़ा है ना अच्छे से, और कोई कुछ नया आया हो कोई स्टूडेंट, तो ऐसा कुछ हुआ हो तो हम आई बटन में यहाँ पे वीडियोस डाल देंगे, तो यू कैन वॉच देम, और प्लेलिस्ट बनाई हुई है अच्छे से। तो हमारी मेहनत है तो तुम भी थोड़ी मेहनत करो यार, और तो क्या। चलो ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि ये जो फीसिस हैं ये टेम्परेली स्टोर कहाँ होते हैं, बताओ जरा, टेम्परेली कहाँ स्टोर होंगे, नहीं बताओगे, हाँ एक ने बताया सर रेक्टम में, ठीक है, वेरी गुड। किसके अंदर होंगे ये, रेक्टम के अंदर। कब तक, जब तक जान, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मतलब डिफिकेशन ना हो जाए, मतलब ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोन कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स। तो ये लाइन अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। Sight, smell and the presence of food in the oral cavity can stimulate the secretion of saliva। तो हमने कहा कि यार जो जीआईटी की कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं कि न्यूरल और हार्मोन कंट्रोल के अंडर वर्क करती हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है उनका, ठीक है। और इस चीज़ को ना हम, जब ये न्यूरल वाला चैप्टर और केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर आएगा तब अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मज़ा आएगा, मेरा फेवरेट टॉपिक है वैसे, ठीक है। अब हमने कहा कि गैस्ट्रिक और जो इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं वो भी क्या हैं, नर्व सिग्नल, न्यूरल सिग्नल के थ्रू क्या होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं। तो न्यूरल सिग्नल के थ्रू क्या होती हैं, ये स्टिमुलेट होती हैं, कौन बताओ जरा, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन दोनों की बात कर ली हमने। अब देखो कि जो मस्कुलर एक्टिविटी है अलग अलग पार्ट के एलिमेंट्री कैनाल के, वो क्या है ना कि न्यूरल मैकेनिज्म से, और सीएनएस भी है, ठीक है, कई बार सीएनएस भी साथ इंक्लूड होता है, तो दोनों से मॉडरेट होती है। और हमने कहा कि जो हार्मोन कंट्रोल है सिक्रीशन का, डाइजेस्टिव जूसेस का, वो किससे होता है, ये जो लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोड्यूस करवाती है। तो ये पूरा ओवरव्यू था जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है, तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेना।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स की। तो यानी अभी तक हमने पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर लिया और मैंने आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को ओवरव्यू दे दिया है। एनसीईआरटी की हर लाइन से मैंने क्या कर दिया, आपको मैच करवा दिया, ठीक है। और एक छोटी सी बात और कि जो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ी थी ना, एक मिनट मैं निकालता हूँ जरा, इसमें क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये देखो, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो पढ़ी थी हमने बोला कि HCl है, म्यूकस है, पेप्सिन है। तो एक चीज़ और लिख लो इसके अंदर, नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं ना। यहाँ पे हम थोड़ा स्टमक की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टमक के अंदर हम बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की, गैस्ट्रिक ग्लैंड की। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो थी उसने जो सिक्रीशन प्रोड्यूस की थी वो तो ठीक है, लेकिन हमने ये बात नहीं की क्योंकि हम नेक्स्ट करने वाले थे, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में हमने ये बात करनी है कि यार इसके पास कुछ मेजर सेल्स होते हैं। मेजर क्या होते हैं, इसके पास सेल्स होते हैं, ठीक है। तो मेजर सेल्स होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि सर इसके अंदर म्यूकस नेक सेल होते हैं, ठीक है जी। सेकेंडली हम बोलेंगे कि सर इसके अंदर पेप्टिक या फिर क्या, चीफ सेल, पेप्टिक या फिर चीफ सेल होते हैं। और थर्ड हम बात करेंगे कि सर इसके अंदर पैराइटल सेल्स होते हैं, और पैराइटल को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑक्जेंटिक, ठीक है, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। अब देखो ये जो म्यूकस नेक सेल है ना, मतलब म्यूकस नेक सेल किस में काम आएंगे, म्यूकस हो रहा है तो यार म्यूकस ही सिक्रीट करेंगे ना ये। तो ये क्या सिक्रीट करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। जो पेप्टिक और चीफ सेल हैं ये एक प्रो एंजाइम को सिक्रीट करते हैं और उस प्रो एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजन। क्या नाम है उसका, पेप्सिनोजन। उसको क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजन के बाद हमने पूरी बात कर ली ना, वो पेप्सिन में कन्वर्ट वगैरह सब, ठीक है। तो दैट इज अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं कि पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स ये क्या सिक्रीट करते हैं, HCl। क्या सिक्रीट करेंगे, HCl। अब जो HCl है उसके साथ साथ एडिशन के अंदर ये एक फैक्टर भी सिक्रीट करते हैं और उस फैक्टर का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो सर अब ये क्या बला आ गई, नहीं तो ये बला ऐसी है कि ये जो फैक्टर है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ किसका बोलेंगे हम, बताओ जरा, विटामिन B12। कौन से विटामिन की, B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए ये थोड़ा एसेंशियल हो जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो हमने ये पूरी बात कर ली अच्छे से। तो एनसीईआरटी की कोई भी लाइन हमने मिस नहीं की है। सो यू कैन बी रिलैक्स एंड वेरी वेरी रिलैक्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोज़। और हमारा जो टॉपिक है अभी जस्ट ख़त्म होने पे ही है। एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट हमने थोड़ा सा रह गया है, वो कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें ना एक इसके बारे में और बता देता हूँ। ये जो हमने बात की है ये लीवर और पेनक्रियाज की। देखो लीवर और पेनक्रियाज में हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारा बाइल बनता है, ठीक है। बाइल किस में जाके स्टोर होता है, गोल ब्लैडर के अंदर। अब गोल ब्लैडर से जब वो पास होगा तो कौन सी डक्ट के थ्रू होगा, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, बताओ जरा। यहाँ गोल ब्लैडर से कौन सी डक्ट निकलेगी, नहीं है ना, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है जी। अब सिस्टिक डक्ट है, ये आगे जाके जब मिल जाती है इस लीवर वाली डक्ट से तब ये क्या बन जाती है, एक कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा गोल ब्लैडर था, ये लीवर से डक्ट आ रही थी और ये इधर इस गोल ब्लैडर से भी एक डक्ट आ रही थी। तो इसने बोला कि यार दोनों साथ ही मिल जाते हैं, साथ ही चलते हैं। तो बोला ठीक है। अब यहाँ तक देखो साथ आ गई। अब जब है ना इसके पास आके यहाँ पे
ये पैनक्रेटिक डक्ट से मिल जाएंगी तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा और उस स्फिंक्टर का नाम क्या होगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम होगा उसका? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और ये जो स्फिंक्टर है इसकी सिक्रीशन को अलाउ करेगा। ये कितनी अमाउंट में आनी चाहिए यहाँ पे? तो एक तरह से यहाँ पे ये एंटर कर जाएगी सिक्रीशन। और अब यहाँ पे हमारे पास पैनक्रिएटिक जूस है, प्लस में उसके साथ कौन है? बाइल जूस। समझ आया क्या? ठीक है। अब यहाँ पे वो पैनक्रिएटिक जूस अपना काम करेगा, बाइल जूस अपना काम करेगा। सारे वो एंजाइम्स वगैरह जो हैं, सबसे पहला तो इसका ट्रिप्सिनोजन ही होगा एक्टिवेट, फिर ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन जो बनेगा वो सबको एक्टिवेट कर देगा। इधर बाइल जूस जो है ये बाइल एक्ट करेगा किस पे? बाइल एक्ट किस पे करेगा? लाइपेज पे, और कन्वर्ट कर दे, उसको एक्टिव कर देगा, एक तरह से एक्टिवेट कर देगा। ठीक है ना? ठीक है जी, ये भी बात कर ली हमने। और यहाँ पे जो भी फैट होगी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पे लगभग डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा ओवरव्यू था कि ये हमारी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रेटिक डक्ट है इसके अंदर, ये इसके अंदर से सिक्रीशंस आती हैं, क्या क्या सिक्रीशन होती है इसके अंदर, उसके अंदर एंजाइम कौन से होते हैं, ये सारी बात हमने कर ली। और वो उनका फंक्शन क्या है, ये सारी बात कर ली। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लीवर एंड पेनक्रियाज। और पूरा हमने चैप्टर का डाइजेशन का एक तरह से ओवरव्यू ले लिया एनसीईआरटी का। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। ठीक है, और सारे पॉइंट्स को मेंशन करें, अपने हिसाब से मेंशन करें, कहीं पे भी करें चाहे, लेकिन माइंड में रहनी चाहिए बस। तो मेंशन करें सभी पॉइंट्स को, और उसके बाद साथ साथ एनसीईआरटी को भी रीड करें और वीडियो देखते रहें, और आपको पता लगेगा कि हाँ पूरी एनसीईआरटी ही हमने कवर की है एक तरह से। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।